बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट हाफिज़ गौहर अली। आज का जो टॉपिक कवर किया है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि असम्बली की तहलील का तरीक़ेकार क्या है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के कितने देर बाद असम्बली तहलील हो जाएगी, क्या सदर खुद से भी असम्बली तहलील कर सकता है। इसके अलावा हम साथ साथ पढ़ेंगे कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ सैनेट का क्या तरीक़ेकार है, उसकी मुद्दत मुलाजमत कितनी है। इसके अलावा मेंबर नेशनल असम्बली का बनने का तरीक़ेकार क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, डिसक्वालिफ़िकेशन कितनी है, सैनेट की तश्कील किस तरह से होती है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं असम्बली की तहलील का तरीक़ेकार। असम्बली जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद सदर को जब एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर, तो उस एडवाइस के 48 घंटे के बाद असम्बली, अगर सदर पहले उसको डिज़ोल्व कर दे तो ठीक है, अदरवाइज़ वो स्टैंड बाय पे खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी 48 घंटे के बाद। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस दौरान अगर पेश हुआ हो, क्या उस दौरान प्राइम मिनिस्टर असम्बली तहलील कर सकता है, तो इसका जवाब है नो। जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो उस दौरान प्राइम मिनिस्टर असम्बली तहलील नहीं कर सकता। और इसके अलावा सदर किन सूरतों में असम्बली तहलील कर सकता है। एक पहली बात यह है कि असम्बली जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू वो उसकी पावर जो है वो असम्बली उसका सीज हो गया है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो गई है। अब उसके बाद नया इलेक्शन होता है। नए इलेक्शन में क्या होता है कि नया जो बंदा आता है, कोई भी वो बंदा अपनी मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाता। जितने भी मेंबर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो वो अपनी मेजोरिटी जब हासिल नहीं कर पाते तो उस सूरत में वो जो सदर के पास वो पावर्स हैं कि वो खुद से भी असम्बली तहलील कर सकता है। इसके बाद अगला जो हमने कवर किया है कि सैनेट मेंबरान की तश्कील किस तरह से होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सैनेट मेंबरान की जो तादाद है वो 104 होती है। अब वो 104 की एलोकेशन किस तरह से है वो आप जो है वो गौर से सुनिएगा। 14 जो है वो हर सूबे से मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद 8 सीटें फाटा की हैं, इस्लामाबाद से 2 जनरल सीट हैं, एक खातून की सीट है और एक टेक्नोक्रेट की है जिसमें एक आलम की सीट भी शामिल है। और इसके अलावा 4 नॉन मुस्लिम, 4 खवातीन हर सूबे से एलोकेट होती हैं, 4 टेक्नोक्रेट की सीट हैं। इसके अलावा अगर हम ये सारी कैलकुलेट करें तो ये पूरी 104 सीट्स बन जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि इसका दुरानिया कितना है। सैनेट का दुरानिया पार्लियामेंट से मुख्तलिफ है। सैनेट का जो दुरानिया है वो 6 साल है। इसका जो टर्म है इसका जो सैनेट का वो 6 साल है। तो 6 साल के दौरान अगर मैं बात करूं कि इसके मेंबर्स का क्या तरीक़ेकार है। इनके मेंबर जो हैं सैनेट के, तो वो 3-3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। आधे पहले फेज़ में रिटायर हो जाते हैं तो आधे दूसरे फेज़ में रिटायर हो जाते हैं। और इसी तरह अगर नॉन मुस्लिम की दफ़ा अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो लोड करता है कि 2 मेंबर्स जो किस तरह से वो पहले जो उनको उनका रिटायरमेंट करनी है। इसके अलावा बात करते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ये आर्टिकल 60 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। सैनेट की तश्कील के बाद, सैनेट का इलेक्शन हो गया है, सैनेट की तश्कील हो गया है, तो ज़रूरी बिजनेस को साइड पर रखते हुए सबसे पहले जो काम किया जाता है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब किया जाता है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की गैर मौजूदगी में इनका दोबारा चुनाव हो जाता है। इनकी मुद्दत मुलाजमत वो भी 3 साल है, यानी कि इनका जो टर्न्योर है वो 3 साल का है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों का। अब जो सबसे अहम टॉपिक जिसके ऊपर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया, आर्टिकल 62 और 63। ये आर्टिकल 62 और 63 बहुत ज़्यादा अहम है। पहली बार इस पर किसी प्राइम मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नाअहल किया गया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेंबर इलेक्शन कौमी असम्बली का इसमें इसकी क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन है। किसी ने अगर मेंबर बनना है उसका पार्लियामेंट का, तो उसका तरीक़ेकार क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या क्या इससे चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर ये चीज़ें पूरी नहीं होती तो ये इसके अगर ये चीज़ें पूरी नहीं होती तो वो बंदा इसका अहल नहीं हो सकता। सबसे पहले इसकी क्वालिफ़िकेशन है कि वो पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए। अगर कोई बंदा पाकिस्तानी शहरी ही नहीं है तो वो किसी भी सूरत में पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। उसके अलावा उसकी जो एज है वो 25 साल होना बहुत ज़रूरी है। सैनेट के लिए 30 साल है, अगर कौमी असम्बली की बात करूँ तो उसके लिए 25 साल है। उसके बाद इसका अच्छा करैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। इसकी बुनियादी क्वालिफ़िकेशन में शामिल है। अगर ये इसकी क्वालिफ़िकेशन में पूरी नहीं होती तो ये बंदा कभी भी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली नहीं बन सकता। इसके अलावा इस्लामी अहकामात की खिलाफ वर्जी ना करता हो। वैसे सुनने में तो आपको मजाक लग रहा होगा कि हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट के हैं
कौमी असम्बली के कि कोई भी बंदा मजहबी अहकामात को सीरियस लेता नहीं है, किसी को कुल्लू वल्लाह नहीं आ रही होती, सूरह इखलास का पता ही नहीं है, इसके अलावा इस्लाम का इल्म रखता है और गुनाह कबीरा से दूर हो। अब ये किसी बंदे का पर्सनल मैटर है कि हम किसी के ज़ाती ऐप के ऊपर बात करें, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो किस तरह से हैं। उसके अलावा सादिक और अमीन हो और नेक सालिया हो, ये जो सादिक और अमीन का वर्ड है इसके ऊपर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई कि इसने पार्लियामेंट में झूठ बोला और गलत बयानी से काम लिया। उसके बाद रियासत के खिलाफ सरगर्मियाँ ना करता हो, कोई भी बंदा अगर रियासत के खिलाफ एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है तो वो बंदा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। ये सिर्फ सारी क्वालिफिकेशन ये मुसलमानों के लिए थी, जबकि नॉन मुस्लिम के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब बात करते हैं आर्टिकल 63 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट। अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चूजन एज फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द मजलिस शूरा इफ। अब कौन कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर ये नाअहल हो सकता है और पार्लियामेंट का मेंबर जो है वो नहीं बन सकता। सबसे पहले ये है कि उसको किसी गवर्नमेंट के किसी डॉक्टर ने, जो रिकग्नाइज डॉक्टर है, सर्टिफाइड डॉक्टर है, उसको पागल डिक्लेयर कर दिया उस मेंबर को। दूसरा ये है कि वो दिवालिया हो गया हो और उसने अभी तक वो रकम दोबारा डिस्चार्ज उसको पे ना की हो, तो वो मेंबर नहीं बन सकता, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तीसरा जो है वो अपनी शहरियत के अलावा किसी और शहरियत को अडॉप्ट नहीं कर लेता। होता क्या है, हमारे जो मेंबर कौमी असम्बली हैं वो उनके पास पाकिस्तान की शहरियत भी होती है, और सम टाइम होता क्या है वो अपनी शहरियत को कैंसिल करके किसी और मुल्क की शहरियत को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है इलेक्शन कमीशन को। तो इस बुनियाद पर भी काफ़ी मेंबर्स जो हैं वो इसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हो चुके हैं। अगला जो पॉइंट है कि वो कोई नफ़ा बख्श कारोबार कर रहा हो, यानी कि आपने एक तरफ तो पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, आप एक कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उसके बावजूद आप कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर भी बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई बंदा अदलिया, फौज और पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस हो और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करता हो और सज़ा याफ्ता हो चुका हो और उस सज़ा को 5 साल अभी तक पूरे नहीं हुए हो, तो वो बंदा भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो बंदा भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि 2 साल से ज़्यादा किसी केस में सज़ा हो गई हो और उस केस को सज़ा के बाद जब तक वो 5 साल पूरे नहीं होते तो वो बंदा भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो पाकिस्तान में किसी मुलाजमत से निकाला गया हो और मुलाजमत से निकालने के बाद उसके भी अगर 5 साल पूरे नहीं हुए तो वो बंदा भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसके ऊपर जो क्लोज है वो जबरन निकाला गया हो और 3 साल का अरसा अभी तक ना गुजरा हो, सर्विस ऑफ पाकिस्तान के किसी ओहदे पर फाइज रहा हो और उस ओहदे के बाद वो 2 साल, यानी कि आप किसी भी ऑफिस में काम करते हो सर्विस ऑफ पाकिस्तान के, तो उस दौरान के बाद आप फौरन इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उस दौरान आपने एक पूरा जो एक पीरियड है वो गुजारना होता है। अगर वो आप पीरियड नहीं गुजारते तो उस दौरान आप इलेक्शन नहीं लड़ते। अगर आप झूठ बोल के कोई इलेक्शन आपने लड़ लिया है तो आप पार्लियामेंट में आ गए हैं, अगर इलेक्शन कमीशन को पता चलता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसके बाद अगर कोई बंदा अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मामला हो, अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या क्या चीज़ें इसमें वो हैं जिस बुनियाद पर कोई बंदा वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ये जो बुनियादी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि इस बुनियाद पर इसको थोड़ी सी वो कंपनसेशन है, वो थोड़ा सा इसको एज हासिल है। अगर कोई इनहेरिटेंस का मामला हो, सक्सेशन की सूरत में 6 महीने गुजर गए हों तो ये बंदा नाअहल नहीं होगा। और इसके अलावा अगर दूसरा इसका पॉइंट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई पब्लिक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो और उसमें कोई प्रॉफिट ना लेता हो, अगर कोई प्रॉफिट लेता हुआ तो फिर भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अगर ये प्रॉफिट नहीं लेता हो फिर इसकी बचत हो जाएगी। उसके बाद तीसरा इसका पॉइंट है कि फैमिली का मेंबर हो पर उसमें कोई शेयर ना हो। अगर ये बंदा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा ये होती क्या है। इसके अलावा मेंबर कोई ऐसा ऑफिस होल्ड किया हो जो कि पार्ट टाइम हो, उसके अलावा तनख्वाह मिलती हो, लाइक नंबरदार हो, कौमी रजाकार हो, मिलिट्री ट्रेनिंग का कोई ऑफिस में हो, तो ये जो बंदा इस तरह की एक्टिविटीज़ में या इस तरह की किसी मुलाजमत के साथ अटैच है तो ये बंदा भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 12वां जो पॉइंट है वो ये है कि 20 लाख से ज़्यादा किसी बंदे ने लोन लिया है किसी भी मेंबर ने और उसको वापस नहीं किया, चाहे वो अपने बीवी बच्चों के थ्रू लिया हो या किसी और तरीके से, और इसके अलावा वो अगर डिफ़ॉल्टर है बिजली और गैस के बिल का, तो इस सूरत में भी वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इस सारी मैं आपको क्वालिफिकेशन ये बता रहा हूँ कि कौन कौन का जब बंदा है वो मेंबर को कौमी असम्बली बन सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई कि उसने अगर कौमी असम्बली का मेंबर बना है उसकी 25 साल उम्र होना लाजमी है, पाकिस्तान का शाही होना लाजमी है। अगर सेनेट की बात करूँ तो उसके लिए 30 साल का एज का होना लाजमी है।
इसी तरह मैंने आपको बताया कि वो डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर किसी सर्विस में अगर वो काम कर रहा है, उस दौरान उसका एक पीरियड पूरा 2